हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। चलिए गाइस, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को जेई और नीट पढ़ने से और इवन बोर्ड एग्जाम पढ़ने से काफी ज्यादा मदद करेगा। एक फिजिक्स का टॉपिक है जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज ब्रैग्स लॉ। वो हमें देखना है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि दो एटम के बीच में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होता है डी, वो हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, जिसको हम लोग एज लेंथ भी कहते हैं, वो आप लोगों को पता है, जिसको ए से भी लिखते हैं हम लोग। तो फाइनली वो कैलकुलेट करते कैसे हैं वो हमें देखना है। साथ ही साथ हम लोग रेडियस रेशो पे काम करना आज से शुरू कर देंगे इसी वीडियो से। डिफरेंट डिफरेंट वॉइड्स के लिए आज एक वॉइड के लिए देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी वॉइड्स के लिए देखेंगे। तो हमारे ये टॉपिक रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशली एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत काम देगा। ठीक है, इवन ये तो आपके फिजिक्स में भी आता है। ब्रैग्स लॉ बहुत अच्छा है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नाउ दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अभी तक मैंने 5200 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 13 कोर्सेज मेरे लाइव हो चुके हैं, यानी कि 220 से ज़्यादा वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूँ। मेरे बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी गाइज। सो गाइज, अगर अभी तक भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, एनरोल ज़रूर करिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। कोई भी कोर्स आता है उसको एनरोल करिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इस कोई चार्ज नहीं है उसका, एज वी ऑल नो, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू। सो इसको शेयर करो, जितने नीडी स्टूडेंट हैं उनको बताओ कि हमें कोचिंग जाने की कोई खासी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस फ्री प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ और मैं आपको जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। सो आई एम अपलोडिंग सो मच लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप बैठिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। ठीक है, सो चलिए, एनरोल करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रैग्स लॉ एंड रेडियस रेशो हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैग्स लॉ, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जरा चेक करिए कि एटम, देखो ये लैटिस की अरेंजमेंट है, जरा चेक करो। पॉइंट की डिसिप्लिन अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। और इन्हीं लैटिस पॉइंट पर ही क्या होगा, यूनिट सेल्स होते हैं जहाँ पर एटम अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एटम इस तरह से अरेंज होते हैं। अब सवाल ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्सरे क्या होती है, एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी होती है, तो वो सॉलिड के सेकंड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है। तो एक्सरे हमें आइडिया दे देती है कि ये डी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक्चुअल हम क्या कराते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम जरा गौर से देखिए, ये एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई सॉलिड की, सेकंड लेयर। हम क्या करते हैं, एक्सरेज को, दो एक्सरेज को इंसिडेंट करवाते हैं। एक एक्सरे ये रही, ठीक है, जिसका जो क्या कर रही है बेसिकली, फर्स्ट लेयर से ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। एक दूसरी लेयर और है जो कि सेकंड तक जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें ऐसी रेज ढूंढनी है जो कि पेनिट्रेट कर जाए और एक जो है ऊपर से ही निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जरा उसको समझें। आप जरा ये समझिए कि इस रे में जो कि यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई पहले इस लेयर से ही, और जो दूसरे लेयर में पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो ढूंढो। बस ये अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो डी है। अब आप क्या करिए, बी से एक परपेंडिकुलर डालिए, किस पर, सामने वाली लाइन पर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह से इधर डालिए, और एक्चुअल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन सा वाला एरिया, क्यू ई एंड पी ई, ये जो परपेंडिकुलर डालने के बाद क्यू ई एंड पी ई, यही है पाथ डिफरेंस जो कि एक्स्ट्रा चला इस पर्टिकुलर रे ने। अगर ये पाथ डिफरेंस ना होता तो इसके पाथ चला गया पाथ और इसका चला गया पाथ इक्वल होता। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर कितना, ई क्यू एंड पी ई, जरा उस पाथ डिफरेंस को ढूंढ लीजिए। तो बस यही काम किया गया है, जरा चेक करो। फाइनली ये देखिए, ये यहाँ का जो डिस्टेंस है, मैं आप इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ भी ठीक ही बना हुआ है। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है डी। ठीक है, ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हुआ, ये एंगल भी हुआ थीटा। तो आप सामने से खुद से बनाइए। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा आप ढूंढिए, जिससे आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि जो सामने आपके पास बना हुआ है ना, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के इक्वल आएगा। निकाल के देखो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ये देखो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये डी है, तो साइन थीटा ढूंढो, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि ये डी साइन थीटा के इक्वल है। और इसी तरह से ये भी क्या है, डी साइन थीटा के इक्वल है, दिखाई दे रहा है। फाइनली
पाथ डिफरेंस हमको मालूम पड़ेगा कि ये डी साइन थीटा है और ये भी डी साइन थीटा है। सबको समझ में आ गया। यहाँ पर हमें मालूम पड़ेगा कि भाई टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, 2d साइन थीटा। दो जो रे आपने इंसिडेंट करवाई उनके बीच में टोटल पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा के इक्वल है। हम लोग एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं खुद से। देखिए हार मत मानिए, कई लोग क्या करते हैं, यार अपने बस की बात नहीं, अपने से नहीं निकलेगा, कुछ नहीं है। ये ट्रायंगल उठाओ, ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, बना लिया। अब उस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है वो तो d है और ये एंगल थीटा है। आप साइन थीटा खुद से ढूंढो, सामने वाला देखो ये कितना आएगा, दैट इज। सो फाइनली हमें मालूम पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि हमें मालूम पड़ेगा कि भाई टोटल जो पाथ डिफरेंस है 2d साइन थीटा है, दो लेयर्स के बीच में, दिखाई दे रहा है। अब सीन क्या है, देखिए यहाँ पर होता कुछ यूं है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स की टर्म्स है, अगर आप चाहते हो कि जो आपके पास ये जो वेव, आपके पास जो रेज हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और रिफ्लेक्शन बीम मैक्सिमम आए जिससे आपको दिखाई दे, उसके लिए ये जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ लैम्डा। इसी को हम लोग ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर 2d साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। फाइनली यहाँ पे d किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। यहाँ से आप d निकाल सकते हो। अब सपोज कि यहाँ से आप d जरूर निकाल सकते हो। अब सपोज कि यहाँ पर थीटा में, थीटा जो आपने इंसिडेंट एंगल था थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया, 2d साइन थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। तो ये अब आपको जो रिफ्रैक्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मिलेगा n+1 से आएगा, मतलब एक आगे, तो n+1 लैम्डा के इक्वल हुआ, ठीक है। फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप ये जो इक्वेशन है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा और d साइन थीटा इक्वल्स टू n+1 लैम्डा, इनको क्या करो आप, इनको आप कर दो माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा। यहाँ से आप d निकाल लो जो किसके इक्वल होगा, लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस डेल थीटा माइनस साइन थीटा। एक्चुअल में इसको आपको ध्यान देने की इतनी कोई खासी जरूरत नहीं है, ये फिजिक्स की सारी टर्म्स मैंने ली थी। अगर आप फिजिक्स ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। ये मतलब निकलता है इसका। अदरवाइज आप इतना ध्यान रखिए, इसको ब्रैग्स लॉ बोलते हैं, इसकी कोई खासी जरूरत नहीं है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से भी डी निकाला जा सकता है, मेन बात ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ हो गया और हम इस तरह से डी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रेडियस रेशो किसको बोलते हैं, जरा उसको चेक करें, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो अरेंज क्रिस्टल कितना स्टेबल है तो आपको रेडियस रेशो को चेक करना चाहिए। रेडियस रेशो जितना ज्यादा होता है क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, नोट डाउन कर लो। अब देखो कैसे, क्या सीन है, जरा देखें। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, सबसे पहले कुछ एक चीज़ें हैं हम अज्यूम करके चलते हैं, और वैसे सच भी है, खैर हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से कैटायन और एनायन दोनों को हम लोग स्फेरिकल अज्यूम करके चलो, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है क्रिस्टल इज मोर स्टेबल इफ द कैटायन इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम एनायन। एक कैटायन जितने मैक्सिमम एनायन से सराउंडेड होगा आपका क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब एनायन, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कैटायन से सराउंडेड होना चाहिए। पर एक खास बात है, आपको यहाँ पर एनायन एनायन आपस में टच नहीं करने चाहिए, उसका ध्यान रखना है। कैटायन और कैटायन भी आपस में टच नहीं करने चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो टच करे, जरा सोचो कि एनायन और एनायन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, तो रिपल्सिव फोर्स वहां पर क्या हो जाएंगे, बेसिकली मैक्सिमाइज हो जाएंगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। अब रेडियस रेशियो किसको बोलते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ एनायन। हमको सबको पता है कि जो कैटायन का साइज है वो एक्चुअल में तो एनायन के रिस्पेक्ट में तो छोटा ही होता है, पर मैंने अभी आपसे कहा जरा सोचो कि एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन करो, जरा देखो, आपको तो पता है ना कि कैटायन तो वॉइड्स में रहते हैं, एनायन होते हैं बड़े, और एनायन बनाते हैं पैकिंग, समझ पा रहे हैं आप। तो अब अगर अगर आप चाहते हो कि दो एनायन आपस में टच ना करें तो कैटायन का साइज तो बड़ा होना चाहिए ना, थिंक ऑफ इट। बस ये खास बात है, अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी क्योंकि वो एनायन में दूरी बना देगा। इस चीज को समझे, छोटा मतलब एनायन पास, बड़ा अगर कैटायन हुआ तो एनायन दूर दूर होंगे ना, बस ये खास बात है। तो कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, आपको क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि रेडियस रेशियो ज्यादा हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। आप खुद ही सोचिए ना कि एक एनायन अगर बड़ा है तो उसको टच करने वाले
जो कैटायंस एनायंस है वो सबसे ज़्यादा, देखो छोटा सा है यहाँ पे तो उसको टच करने वाले कम होंगे, ठीक है, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। किसको? एक छोटा सा कैटायन लिया आपने और एक बड़ा कैटायन लिया, अब बताइए कि यहाँ पर इस बड़े वाले कैटायन को ज़्यादा सराउंड करेंगे कि छोटे वाले को? बड़े वाले को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ज़्यादा होगा। इतना बड़ा है तो यहाँ पर आप कैटायन क्या करो, एटम्स लगा दो या आयन्स लगा दो सराउंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पर रेडियस रेशियो अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आपको कैटायन के रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आता है? जनरली कैटायन साइज इज लोअर एज कम्पेयर टू एनायन, वी ऑल नो। इसलिए कैटायन को कहाँ डाला जाता है? वॉइड्स के अंदर। अब जरा चेक करो यहाँ पर है ना, सबसे पहले हम लोग ट्राइगोनल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। क्रिटिकल सिचुएशन वो होती है जहाँ पर जितना वॉइड का साइज है एक्चुअल में कैटायन का साइज भी उतना ही है, उसको क्रिटिकल सिचुएशन बोलेंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन ले लें कि ये बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे हैं और बीच में एक जगह है जहाँ पर आपके वॉइड बना हुआ है और वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, आपने कैटायन को डाल रखा है। इस सिचुएशन को इमेजिन करो, ये देखो यहाँ पर ये जो है एनायन है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और इनके बीच में जो वॉइड है उसमें कैटायन है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितना हो गया, दैट इज आर प्लस स्मॉल आर। ये रहा, यहाँ से इमेजिन करो ये आर प्लस स्मॉल आर और ये कितना हुआ, ये आपके पास हो गया कैपिटल आर। नाउ दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब एनायन का रेडियस, स्मॉल आर मतलब कैटायन का रेडियस। तो ये तो एनायन और कैटायन दोनों के रेडियस के समेशन के इक्वल है, जबकि ये किसके इक्वल है? जरा सोचो, ये कैपिटल आर है, आप इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए, ठीक कर लीजिएगा, ये कैपिटल आर है और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, जरा देखो 60 डिग्री एंगल होगा ना यहाँ पे। सो ये 30 डिग्री एंगल हुआ। अब बस आपको क्या करना है, जरा ध्यान से इसको देखो, यहाँ पे आप खुद से कोस 30 का वैल्यू निकालो, साइन 30 का भी निकाल सकते हो, नॉट एट ऑल बिग डील। कोस 30 का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज आर अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ आर प्लस आर, कोस 30 किसके बराबर आ गया? आर के, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, वो वैल्यू रख दो। इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो यहाँ पर √3/2 जब रखा और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो √3r/2 स्मॉल आर √3/2 इक्वल्स टू आर। यहाँ से स्मॉल आर √3/2 यहीं रखा, इसको वहाँ ले गए और आर कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमें रेशियो तो चाहिए स्मॉल आर से कैपिटल आर का, इसको नीचे ले गए और उसको यहाँ ले गए। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया? 0.155। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही आप वॉइड्स बनाइए और यहाँ पर जो बड़ा साइज है जिस आयन का वो एनायन है, उसकी रेडियस को कैपिटल आर मानिए, छोटे वाले की स्मॉल आर मानिए और आप खुद से ये ट्रायंगल बनाइए और यहाँ से आप कोस 30 के वैल्यू निकालिए, यही आएगी। और उसके बाद ये जो रेशो आएगा 0.155 आएगा। अब खास बात, ये वॉइड किससे बना था? 3 बॉल से बना था। तो कौन सा वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड के लिए ये जो रेडियस रेशो आता है सबसे मिनिमम इसी का होता है और वो कितना होता है? 0.155। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे ट्राइगोनल वॉइड के बाद अगले वॉइड जो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनके लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। अभी तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो मिनिमम आपके पास रेडियस रेशियो होता है वो किसका होता है? ट्राइगोनल वॉइड्स का, और उसकी रेडियस के यहाँ से ही शुरू होती है 0.155। उसके बाद रेडियस रेशियो बढ़ने लगता है, वो डिपेंड करता है कि आपका वॉइड कैसा है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 4 बॉल से बनेगा तो रेडियस रेशियो और बढ़ जाएगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट टाइम पे हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो ये इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर से हम लोग वॉइड और इनके रेडियस रेशियो की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग चैनल को, यानी कि मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।